हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं 25 दिन का कोर्स, यानी 25 दिन में आप यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा हमारे इस कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा डेली। डेली आपको इस कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, और इतना ही नहीं बल्कि सारी क्लास को बहुत बेहतर तरीके से आपको देखना होगा और समझना होगा। ठीक है, और 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन का प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें इसमें क्या है कि ईवीएस के सारे पार्ट को कवर करवाया जाएगा, और साथ ही साथ ईवीएस के साथ साथ साइकोलॉजी के भी सारे पार्ट्स को कवर करवाया जाएगा। देखिए, इनमें उन्हीं टॉपिक को रखा जाएगा, इस कोर्स में उन्हीं टॉपिक को रखा जाएगा जिसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक और बातें ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे, मतलब जैसे अभी जो मैं टॉपिक आपको ग्रहों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सौरमंडल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इसका एमसीक्यू भी क्लास आएगी। ठीक है, तो इसका एमसीक्यू भी मैं आपको करवा दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो और एग्ज़ाम में आप जब बैठें तो आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि इस क्लास को पूरी फॉलो करना है, इस क्लास को पूरी फॉलो करना है। एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी छात्र, और जो नए छात्र हैं वे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और जो पुराने छात्र हैं वे एक तरीके से इसको ज़रूर फॉलो करते चलें। ठीक है, आइए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। इसके पहले हमने आपको क्या क्या बता दिया है, एक बार जल्दी से रिवीजन करके मैं आपको बता देता हूं, यानी रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आपको बता दिया है बुध के बारे में, फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया है शुक्र के बारे में, फिर हमने आपको बता दिया है पृथ्वी के बारे में, हमने आपको बता दिया है, और पृथ्वी के साथ साथ हमने आपको मंगल ग्रह के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज का जो हमारा विषय है वो बृहस्पति के बारे में है, यानी कि बृहस्पति ग्रह के बारे में आज हम बात करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। और कोई भी छात्र बिना वजह का कमेंट नहीं करेगा, अच्छे से क्लास को फॉलो करे। ठीक है, और समझते चले, जो ना आए उसको ज़रूर कमेंट करके पूछ लेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जुपिटर कहा जाता है। देखिए, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, जुपिटर कहा जाता है। कई बार आपको मिलान करने के लिए दे देता है कि जुपिटर, यानी कि जुपिटर क्या होता है, मार्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मरकरी क्या होता है, तो उसकी हिंदी और अंग्रेजी वर्जन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार छोटा सा ही प्रश्न पूछ लेता है और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए, आइए बात करते हैं। अगर बृहस्पति के बारे में बात करते हैं तो आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यही है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो बृहस्पति के बारे में हमने पहली विशेषता क्या देखा कि आकार की दृष्टि से देखा जाए, तो आकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति है। इसके बारे में नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट विशेषता इसकी ये है कि इसके वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। तो इसके वायुमंडल में मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसकी नेक्स्ट विशेषता ये है कि बृहस्पति से ही रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, बृहस्पति से ही रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके उपग्रह के बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसमें जो 63 उपग्रह हैं, यानी 63 उपग्रह में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि छोटी सी बात है लेकिन आपके एग्ज़ाम में बड़ा काम करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 63 उपग्रहों में से देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड है। तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा।
तो बृहस्पति के बारे में हमने पहली बातें देखा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और दूसरी बातें हमने देखा कि इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, हीलियम और हाइड्रोजन जैसे गैसें पाई जाती हैं। और तीसरी बातें हमने देखा कि एक तरीके से कि बृहस्पति से ही रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। और इसके पास नेक्स्ट बातें हमने देखा कि इसके पास 63 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए, हम इसमें उन्हीं बिंदुओं को चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है, इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सूर्य की परिक्रमा करने में यह कितना समय लेता है, तो 12 वर्ष का समय लेता है, या 12 वर्ष का समय लेता है, या 12 वर्ष का समय लगता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली बातें हमने सीखा बृहस्पति के बारे में, एक बार रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। बृहस्पति के बारे में हमने देखा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में देखा जाए तो मीथेन, हाइड्रोजन जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसें पाई जाती हैं। और नेक्स्ट बातें हमने देखा कि बृहस्पति से ही रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। 63 उपग्रह है इसके पास, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है, इसे शीत ग्रह भी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सूर्य की परिक्रमा करने में यह कितना समय लेता है, तो 12 वर्ष का समय लेता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में बात करते हैं। और अगला ग्रह कौन सा है, सैटर्न है, यानी कि शनि है। तो शनि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सैटर्न कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में बात करते हैं तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो है एक तरीके से शनि। और सबसे बड़ा ग्रह हमने आपको बताया था बृहस्पति के बारे में, हमने आपको बताया था जुपिटर के बारे में, हमने आपको बताया था जुपिटर के बारे में, हमने आपको बताया था जुपिटर के बारे में, हमने आपको बताया था, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो अगली विशेषता के बारे में इसके बारे में बात करते हैं तो इसके पास 62 उपग्रह है। देखिए, इसके पास 62 उपग्रह है, इसके पास 62 उपग्रह है। और 62 उपग्रहों में से देखा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। तो ध्यान रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए, कुछ छात्र होंगे जो जल्दी से भाग जाते हैं, यानी कि बस 2 मिनट देखते हैं। देखिए, कॉमेडी क्लास नहीं चल रही है, ये एजुकेशन क्लास है और एक तरीके से टारगेट बैच है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखने वाली है जो आप सोच रहे हैं कि हम एक ही बार में वो चीज़ें पा जाएं और एग्ज़ाम में बैठे और वो सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि यानी कि छोटे छोटे कंकड़ को उठाकर अपने घड़े में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त समय देना पड़ेगा, तब कहीं पर वो घड़ा भरेगा, तब कहीं पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके बारे में, टाइटन के बारे में बात करते हैं। तो टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और प्रथम सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं शनि के बारे में, विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो शनि तीव्र गति से घूमने, देखिए शनि क्या है, एक तरीके से तीव्र गति से घूमता है, जिसकी वजह से इसे सौर मंडल का सबसे चपटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे सौर मंडल का सबसे चपटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, लेटा हुआ ग्रह अलग है, चपटा हुआ ग्रह अलग है। तो लेटा हुआ ग्रह के बारे में आगे हम बात करेंगे किसे कहा जाता है, लेकिन अभी आप देखिए कि चपटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो शनि को ही कहा जाता है, शनि को ही कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो शनि जो है नग्न आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। शनि जो है नग्न आँखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके वायुमंडल में देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन जैसे गैसें यहाँ पर मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखना है तो आप रखिए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। देखिए, शनि के बारे में आपको केवल 2 बातें याद रखनी है, 2 से 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखना है
कि शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और दूसरी बात याद रखना है कि शनि के पास 62 उपग्रह हैं। और हमने एक और बातें बताई थी इसके पहले वाले ग्रह में, यानी बृहस्पति वाले के ग्रह में हमने आपको बताया था कि बृहस्पति के पास कौन सा कितने उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं। और इसके पास कितने उपग्रह हैं, 62 उपग्रह हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और शनि के बारे में नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि 62 उपग्रहों में से टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, या शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह के बारे में। और नेक्स्ट ग्रह कौन सा है, यूरेनस की बात करते हैं। और यूरेनस को हिंदी में क्या कहा जाता है, अरुण कहा जाता है। देखिए काफ़ी छात्र इन सब छोटी छोटी बातों को नहीं याद रख पाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद जरूर रखना है, भूलिएगा नहीं। ये छोटी बात भले ही है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ी बातें हैं। चलिए बात करते हैं अरुण के बारे में। अरुण के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी खोज किसने किया था, तो विलियम हसेल ने किया था। और कब किया था इसकी खोज, 1781 में खोज किया था इन्होंने। तो हसेल साहब ने क्या किया था, 1781 में अरुण की खोज की थी, यानी यूरेनस की खोज की थी। अरुण की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर मीथेन गैसें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग जो होता है हरा दिखाई देता है। जिसके कारण यह हरा रंग दिखाई देता है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण के बारे में। तो इसकी एक मुख्य विशेषता ये है, इसके बारे में आज बहुत सारे छात्रों को पहली बार जानकारी मिलेगी। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह विपरीत दिशा में क्या करता है, घूमता है। यह ग्रह जो है एक तरीके से विपरीत दिशा में घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि सूर्योदय कब होता है, सूर्योदय पश्चिम में होता है। सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो पश्चिम में होता है। और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, पूर्व में होता है। कुछ छात्रों को पूर्व पश्चिम नहीं पता है, उत्तर दक्षिण नहीं पता है, तो एक बार मैं उन्हें बता देता हूँ। अगर मैप में देखा जाए तो देखिए, इसको समझ लीजिए। ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर। नीचे वाले भाग को दक्षिण कहा जाता है। इधर वाले भाग को पूर्व कहा जाता है, और इधर वाले भाग को क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो इसकी मुख्य विशेषता ये है यूरेनस की, यह विपरीत दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। और जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है। सूर्योदय यानी सूर्य कहाँ से निकलता है, पश्चिम से निकलता है। और एक तरीके से सेट कहाँ पर होता है, यानी कि एक तरीके से अस्त कहाँ पर होता है, पूर्व में होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और लेटा हुआ ग्रह इसी को ही कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण इसे क्या कहा जाता है, यह मतलब कैसे प्रतीत होता है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चपटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। चपटा हुआ ग्रह हमने आपको बताया था शनि को कहा जाता है। हमने आपको बताया था चपटा ग्रह कौन सा होता है, शनि है। देखिए, चपटा ग्रह किसे कहा जाता है, शनि को कहा जाता है। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। अब आइए बात करते हैं अरुण के बाद बात करते हैं वरुण के बारे में बात करते हैं। और जिसे नेपच्यून अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेपच्यून कहा जाता है। और इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, तो ली वेरियर वॉन एडम्स ने की थी। कब की थी, 1846 में की थी इसकी खोज। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो है एक तरीके से इसकी मुख्य विशेषता ये है कि सूर्य से काफ़ी अधिकतम दूरी पर स्थित है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए यह क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और वरुण के बारे में बात करते हैं तो वरुण के पास, नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हैं।
और उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टिट्रॉन, और टिट्रॉन जो है चंद्रमा से भी बड़ा है। तो चंद्रमा से भी बड़ा है तो कहा जा सकता है टिट्रॉन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, टिट्रॉन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और हमने आपको एक और चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो बृहस्पति के बारे में बताया था, बृहस्पति के बारे में हमने आपको बताया था, बृहस्पति के बारे में हमने आपको बताया था, जो एक तरीके से बृहस्पति के बारे में हमने आपको बताया था कि बृहस्पति में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस सौर मंडल गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, यानी कि गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, फिर उसके बाद टिट्रान, फिर उसके बाद कह सकते हैं चंद्रमा है। ठीक है, तो इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि क्रम से आप हमें बताइए। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, एक तरीके से इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है टिट्रान है वरुण का, और चंद्रमा से भी काफ़ी बड़ा है, चंद्रमा से भी काफ़ी बड़ा है। और वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? नेयाद है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वरुण के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना है, और एक और बातें याद रखना है तो रख सकते हैं, इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है, इसे जलीय ग्रह भी मानते हैं, इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है या मानते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, केवल एक बातें आप ध्यान रखिएगा कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं, यानी कि इसके बारे में एक और पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा कि चंद्रमा की परिस्थितियां जो हैं जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ना तो पानी है, ना ही वायु है, ना ही पानी है, ना ही वायु है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसकी सतह पर देखा जाता है, इसकी सतह पर यदि देखा जाए तो पर्वत, मैदान और गड्ढे ही हमें मिलेंगे। तो अगर आप चंद्रमा पर देखें तो चंद्रमा पर यदि आप देखें तो यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या मिलने वाला है? पर्वत मिलने वाला है, मैदान मिलने वाला है और गड्ढे मिलने वाले हैं। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर ये क्या करते हैं? छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा पर इनकी छाया पड़ती है। चंद्रमा के दिन या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्रुव तारा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर थोड़ा से बात करते हैं तारे के बारे में बात करते हैं, एक अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में जब लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तब लोग क्या करते थे? तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, दिशा की जानकारी वे ले लेते थे। कैसे? तारों को देखकर। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। देखिए, ध्रुव तारा के बारे में बात करते हैं तो ध्रुव तारा वह तारा है जो एक तरीके से पृथ्वी के ठीक उत्तर में है, पृथ्वी के ठीक उत्तर में है, उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है। पृथ्वी के ठीक उत्तर में जो है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। पृथ्वी के ठीक उत्तर में जो तारा है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सप्तऋषि के बारे में बात करते हैं, यानी ग्रेट बार के बारे में बियर के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेट बियर के बारे में बात करते हैं तो इसके पास सप्तऋषि मतलब 7 तारों के नेम हैं। तो 7 तारे कौन कौन से हैं? एक तो ऋतु है, दूसरा है पुलस्त्य, तीसरा है अंगिका, और चौथा है मरीचि, और नेक्स्ट है यानी 5वां है आपका पुलह, और छठा है छत्री, और एक तरीके से 7वां कौन सा है? वशिष्ठ है। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो रखें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया, क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए, क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करते हैं तो क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट हमें मिलेगी वो एक तरीके से मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेगी। देखिए, क्षुद्र ग्रह हमें जो मिलेगा, एक तरीके से क्षुद्र ग्रह का जो बेल्ट हमें मिलेगा वो एक तरीके से मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्षुद्र ग्रह कहाँ पर है, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कौन सी है। देखिए, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट के बारे में बात करते हैं तो ये रहा, जिसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, और ये देखिए मंगल हो गया, और ये देखिए आपका जुपिटर यानी बृहस्पति हो गया। तो इसी के बीच में क्या है? एक तरीके से ये जो बेल्ट लगी हुई है, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, थोड़ा और भी पॉइंट जो हैं
इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। देखिए, इसे क्या कहा जाता है, इसे अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है, इसे अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है। तो एक तरीके से हमने पहली बातें क्षुद्र ग्रह के बारे में देखा कि क्षुद्र ग्रह की जो बेल्ट हमें मिलेगी मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेगी, ठीक है, और इसे अवान्तर ग्रह भी कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह की विशेषता ये है कि जैसे अन्य ग्रह घूमते हैं, जैसे अन्य ग्रह घूमते हैं, वैसे क्षुद्र ग्रह भी घूमता है या उसकी बेल्ट भी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सेरेस है। तो क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे प्रिय साथियों, क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सेरेस है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। तो धूमकेतु बिल्कुल आसान है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। धूमकेतु की बात करते हैं तो इसे पुच्छल तारे के नाम से भी जाना जाता है। तो धूमकेतु को पुच्छल तारे भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में आइए समझते हैं। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो आकाशीय धूल, मतलब आकाश में जो धूल है और गैसें हैं और हिमकण से जो निर्मित पिंड होते हैं, जो अनियमित कक्षा में क्या करते हैं, अनियमित कक्षा में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा कहते हैं या धूमकेतु कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। देखिए, पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं या काल्पनिक रेखाओं के बारे में बात करते हैं या समय का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसके सारे महत्वपूर्ण ही पॉइंट है, ये पूरा कुल मिलाकर चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा यूपी टेट में। चलिए बात करते हैं पृथ्वी की गति के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। देखिए पृथ्वी क्या करती है, 2 प्रकार की गति करती है, एक करती है घूर्णन गति और दूसरा कौन सी करती है, परिक्रमण गति करती है। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन गति करती है और दूसरी कौन सी गति करती है, परिक्रमण गति करती है, परिक्रमण गति करती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं घूर्णन गति क्या होती है। देखिए घूर्णन गति को रोटेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। तो घूर्णन गति को क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और कितना घूमती है, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। तो पृथ्वी एक तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा में, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पश्चिम से पूर्व आपको मैं दिखाने वाला हूं, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से ही दिखाने वाला हूं। देखिए पृथ्वी जो है एक तरीके से अपने अक्ष पर, अपने अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस कहा जाता है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। और इसे पृथ्वी को क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी की क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात की घटना होती है। अब आइए समझते हैं, ये देखिए पृथ्वी जो है एक तरीके से, चलिए पहले मैं एक और बातें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, ये रहा। देखिए पृथ्वी जो है एक तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये रही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि घूमती है, ठीक है। जैसे लट्टू की भांति, जैसे लट्टू एक जगह पर नाचता रहता है, वैसे पृथ्वी भी एक तरीके से क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और जो 23 घंटे यानी 24 घंटे ही समझ लीजिए, 24 घंटे में अपना कंप्लीट करती है एक तरीके से एक्सेस, यानी कि एक तरीके से रोटेशन को, ठीक है। तो और दूसरी बातें मैं आपको दिखा रहा था दिन और रात कैसे होते हैं। देखिए ये रहा सूर्य और पृथ्वी जो है एक तरीके से ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब इसको समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है सूर्य, यहाँ पर ये देखिए सूर्य, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है। तो जिधर सूर्य की रोशनी पड़ेगी, मतलब जिधर जब तक सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। इसीलिए 12 घंटे क्या रहता है, दिन रहता है और 12 घंटे रातें रहती हैं। तो जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उधर क्या रहेगा, रातें हो जाएंगी। उधर कैसे हो जाएंगे, उधर रातें हो जाएंगी,
ठीक है, तो एक पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही, पृथ्वी के रोटेशन यानी कि घूमने के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात की घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण। अब पृथ्वी घूमती कैसी है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अभी हमने आपको दिखा भी दिया, पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये देखिए, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं। तो आप, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि रोटेशन से क्या होता है। तो रोटेशन से क्या होता है, एक बार चलिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अब भूलिएगा नहीं। देखिए, रोटेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में से क्या कहा जाता है, घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं। जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आइए बात करते हैं परिक्रमण या रिवॉल्यूशन कहते हैं, और वार्षिक गति भी इसे कहते हैं। तो वार्षिक गति भी इसे कहते हैं। अब आइए समझते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने पर, देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने पर, देखिए सूर्य की परिक्रमा करने पर, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर लगाने में कुल कितना समय लगता है, कुल कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 48 सेकंड का समय लगता है। तो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने पर, देखिए पृथ्वी जब अपने एक्सेस पर घूमती है, अपने एक तरीके से ध्रुव पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा में, तब एक तरीके से दिन और रात होता है, दिन और रातें होती हैं। और कितने घंटों में घूमती हैं, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती हैं। ठीक है, और दूसरी बातें हमने आपको बताया, यानी रिवॉल्यूशन में हमने आपको क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने समय पर लगाती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड में समय चक्कर लगाती है। और इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। और इसी के कारण क्या होता है मेरे प्रिय साथियों, इसी के कारण क्या होता है, जो ऋतु वाली घटनाएं होती हैं, यानी ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो इसी के कारण होता है। इसी के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ, हो सकता है इसमें हो। ये देखिए, मान लीजिए पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये रहा सूर्य, और ये देखिए पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होगा। इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, एक तो घूर्णन की गति करती है, दूसरा परिक्रमण की गति करती है। घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात की घटनाएं होती हैं, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब आइए समझते हैं अपसौर अपहेलियन के बारे में बात करते हैं। अपहेलियन के बारे में बात करते हैं, जिसे बोला जाता है अपसौर बोला जाता है। इसके बारे में बात करते हैं तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या होता है, अधिकतम दूरी हो जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में क्या होता है, काफ़ी गैप हो जाता है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, 4 जुलाई को उत्पन्न होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपसौर के बारे में। चलिए अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ अपसौर के बारे में। ठीक है, तो ये रहा एक तरीके से अपसौर, अपहेलियन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसमें थोड़ा से इसको आप थोड़ा से इसको आप रहने दीजिएगा, इसको मत याद रखिएगा, ये गलत डेटा है। ठीक है, तो एक देखिए एक तरीके से
ए मान लीजिए एक तरीके से सूर्य है, मानना क्या है ये समझ लीजिए, एक तरीके से सूर्य है, ए है पृथ्वी। जब इनके बीच के दोनों की दूरी हो जाती है, इनके दोनों के बीच में काफ़ी दूरी हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस घटना को क्या कहा जाता है, अपहेलियन कहा जाता है। अपहेलियन कहा जाता है यानी कि अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और अपसौर की घटना कब होती है, अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। तो यहाँ पर आप याद रखना चाहें तो 5 जुलाई के बजाय 4 जुलाई, ये गलत है, 4 जुलाई ही है, हमने इसको चेक कर लिया है कई जगहों पर, तो 4 जुलाई है। तो अपसौर की घटना कब होती है, अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट बात ये करते हैं पीरीहीलियन के बारे में। आइए बात कर लेते हैं। देखिए पीरीहीलियन के बारे में बात करते हैं। पीरीहीलियन को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। देखिए पीरीहीलियन को क्या कहा जाता है मेरे प्रिय साथियों, उपसौर कहा जाता है। पीरीहीलियन को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। जब क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है। जब पृथ्वी और सूर्य थोड़ा से न्यूनतम दूरी यानी कि अपने नज़दीक में आ जाते हैं, तो ऐसी इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो 3 जनवरी को ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ 4 जनवरी के बजाय आप 3 जनवरी याद रखिएगा। ये रहा, आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप याद रखना देखें तो यहाँ पर आप दूरी देख सकते हैं ज़्यादा है, यहाँ पर दूरी कम है। तो यहाँ पर पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम है, तो इसे पीरीहीलियन कहा गया है, यानी कि उपसौर कहा गया है। और उपसौर की घटना कब उत्पन्न होती है, 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को होती है। तो यहाँ पर आप 3 जनवरी को याद रखिएगा, यहाँ पर आप 4 जुलाई को याद रखिएगा, यहाँ पर आप क्या याद रखिएगा, 4 जुलाई को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए, वहाँ पर मैप में हो सकता है आप भूल जाएं, तो वैसे तो भूलेंगे नहीं। अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना। अपसौर की जगह पर आप अपहेलियन याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपहेलियन की घटना कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और क्यों होती है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य आपस में काफ़ी दूर होते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच काफ़ी दूरी होती है इस दिन, किस दिन, 4 जुलाई को। तो इसे क्या कहा जाता है, अपहेलियन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 जनवरी की बात करते हैं। तो 3 जनवरी की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य जो होते हैं थोड़ा नज़दीक में आ जाते हैं, तो इसे पीरीहीलियन कहा जाता है। ठीक है, 3 जनवरी को ऐसी घटना होती है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। पीरीहीलियन को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए नेक्स्ट बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो आयनात या संक्रांति या सोलिस्टिस यानी कि सूर्य की आयन रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को क्या कहा जाता है, आयनात कहा जाता है। तो एक छोटी बात है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल छोटी सी बात है कि कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को क्या कहा जाता है। एक तरीके से कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति को क्या कहा जाता है, आयनात कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए समझते हैं ग्रीष्म आयनात क्या होती हैं, यानी कि कर्क संक्रांति क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए दरअसल 21 जून को, चलिए सबसे पहले आप कर्क रेखा और मकर रेखा समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए मैं एक बार आपको कर्क रेखा और मकर रेखा आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो पृथ्वी के बीच से, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से जो एक तरीके से रेखा गई है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत वृत्त कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों से काटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत वृत्त कहा जाता है, या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त से या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाने पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाने पर, ठीक है, जो रेखा जाती है उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं 0 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाने पर कौन सी रेखा हमें मिलती है, मकर रेखा मिलती है। तो कौन सी रेखा हमें मिलती है, मकर रेखा मिलती है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री एक तरीके से अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाने पर उसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री
साउथ में जाने पर यानी कि दक्षिण में जाने पर कौन सी रेखा हमें मिलती है? मकर रेखा मिलती है। तो 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाते हैं तो कर्क रेखा, अगर आप नीचे आते हैं तो मकर रेखा मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए इसको समझते हैं मेरे प्रिय साथियों। देखिए दरअसल क्या होता है, 21 जून के दिन 21 जून के दिन क्या होता है, सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य जो है 21 जून को क्या होता है, सूर्य जो है 21 जून को क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। और इसके कारण इस दिन क्या होता है, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। दिन बड़े होती हैं और रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो 21 जून की आपने घटना देखा, 21 जून को ज़रूर याद रखिएगा। 21 जून के दिन क्या होता है, दिन बड़े रातें छोटी, दिन बड़े रातें छोटी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 22 दिसंबर की घटना की बात करते हैं। तो इस दिन क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य लंबवत चमकता है। तो इस दिन क्या होता है, रातें दिन छोटे होती हैं और रातें बड़ी होती हैं। तो इस दिन 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, रातें छोटी और दिन छोटे रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे रातें बड़ी होंगी, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो 22 दिसंबर की घटना को देखिए, दोनों जगह पर देखिए, पहले वाले 21 जून की घटना पर हमने आपको क्या बताया कि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए दिन बड़े रातें छोटी। और 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है, जिसके कारण दिन छोटे रातें बड़ी, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं। एक घटना ये है कि एक घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। किस पर चमकता है, भूमध्य रेखा। और अभी हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा कौन सी है। तो ये देखिए, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा जो है, उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य जो होते हैं लंबवत चमकता है, और जिसके कारण क्या होता है, इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, यानी कि इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। कब ऐसा होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ज़रूर याद रखिएगा, दिन और रात बराबर होते हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और 21 मार्च की स्थिति को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कहा जाता है। स्प्रिंग इक्विनोक्स कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से बसंत विषु कहा जाता है। और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, शरद विषु कहा जाता है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो हमने 4 घटनाओं के बारे में देखा, हमने देखा एक तरीके से। वैसे देखा जाए 3, नहीं तो वैसे देखा जाए तो 4। तो एक हमने देखा 21 जून की घटना। 21 जून की घटना में क्या होता है कि दिन बड़े रातें छोटी। और फिर हमने आपको बताया 21 जून पर कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर 22 दिसंबर को क्या होता है, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा। तो इस दिन क्या होगा कि दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। फिर हमने आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन में क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर की घटना क्या है कि दिन और रात बराबर होती हैं, दिन और रात बराबर रहने की स्थिति होती है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है, और 23 सितंबर से शरद विषु कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ अलग बिंदुओं के बारे में थोड़ा से। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन क्या करें, ठीक है, क्लास भले लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, पॉइंट हैं, कुछ टॉपिक हैं, तो हमें क्लियर करवाना ज़रूर पड़ता है, या क्लियर करवाना ज़रूर पड़ेगा, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं नॉर्वे को क्या कहा जाता है, ये अदर पॉइंट है। ठीक है, अदर पॉइंट है। तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, अर्धरात्रि का सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है किसे, नॉर्वे को कहा जाता है। और जापान को क्या कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं आज के लास्ट पॉइंट में, बस थोड़ा से बच्चे रुके रहिए 2-3 मिनट। तो कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं। एक तो मैक्सिको है, दूसरा है बहामास, तीसरा है मिस्र, और चौथा है एक तरीके सऊदी अरब, फिर उसके बाद है संयुक्त अरब अमीरात, फिर उसके बाद भारत और एक तरीके से चाइना भी है, भारत और चाइना भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, और नाबिया है, बोत्सवाना या बोत्सवाना, और दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यू कैलिडोनिया, फिजी, टोगो। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी, नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी, आप सभी लोगों को चलिए बता देता हूं, पहले जो बातें कर रहे थे, आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लाइक वगैरह कर दिया करें। और दूसरी बात करते हैं कि हाँ, एक और बातें ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी, क्योंकि यहाँ इसकी 30 पेज की जो PDF थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब इसकी जो क्लास आने वाली है, यानी कि अब इसकी MCQ करवाया जाएगा, अब इसका MCQ करवाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है आपकी MCQ के साथ साथ साइकोलॉजी की भी क्लास अब मिलेगी। देखिए अब 1 घंटे की पूरी क्लास रहेगी, यानी कि आधे घंटे की आपकी क्लास जो होगी EVS की रहेगी, और आधे घंटे की साइकोलॉजी की रहेगी। तभी आप एक तरीके से UP टेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अब आपकी 2 क्लास आपको मिलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जो नए छात्र हैं उनको भी आप बताते चलिए, जो पुराने छात्र हैं, और जो नए हैं वे ज़रूर चैनल को ज्वाइन करते चलें। इसलिए ज्वाइन करते चलें क्योंकि उन्हें डेली क्लास लेना है, और साथ ही साथ उन्हें नोटिफिकेशन भी डेली मिलता रहे। चलिए, इसकी यदि PDF चाहिए आपको, तो PDF के लिए आपको पेड करना पड़ेगा, और ये आपको डेली PDF मिलेंगी। ठीक है, 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और आपको हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8920340192 पर आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, हम आपको पेमेंट का मेथड बता देंगे, और व्हाट्सअप में आप लिखिएगा UP टेट नोट्स। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल इतनी ही नोट्स मिलने वाली है, नहीं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको जितनी भी यूट्यूब पर क्लासेस करवाई जाएंगी, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे वो एक तरीके से EVS की हो, ये दोनों ही क्लासेस जो होंगी, एक तरीके से दोनों क्लासेस जो होंगी वो उनकी सारी PDF आपको डेली का डेली शेयर किया जाएगा। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।